अच्छा जी, पहला लफ्ज़ हमारे पास है इनसिन्यूट, INSINAINSINUAT। इनसिन्यूट का मतलब होता है दिल में जगह करना। एल्यूट का मतलब होता है हवाला देना, ALLUDE। HINT हिंट का मतलब होता है इशारा देना। इसके ये सिनोनियम हो गए, यानी हम मुतरादिफ अल्फाज। और इनसिन्यूट के ये जनाब अपोजिट हो गए, एंटोनियम। कंसील पर्दा करना, कैमोफ्लेज का मतलब होता है मना करना। ठीक है। इनसिप्ट बेमज़ा, टेस्टलेस जायके के बगैर। वेपिड बेमज़ा। डिलीशियस मज़ेदार। लक्शियस का मतलब होता है मीठा, यानी मज़ेदार। इनसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को। इन इनडिग्नेट का मतलब होता है कंगाल, गरीब, महरूम। डिस्ट्यूट महरूम होना। वेल्थी दौलतमंद। सॉल्वेंट कहते हैं मालदार को। इनस्टिल यकीन करना। इन इनकलकेट का मतलब होता है समझाना। इंजेक्ट का मतलब होता है किसी के जहन में डालना, दाखिल करना। इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा निकालना। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा। टेंगल्ड उलझाना, उलझाना। कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल। रेगुलेटेड बंदोबस्त करना। ऑर्डरली बेतरतीब। इंट्रीग का मतलब होता है साजिश। सकीम मनसूबा बनाना। कॉन्स्परेंसी साजिश। कैंडर कहते हैं साफ दिल को। सिंसेरिटी का मतलब होता है पुरखलूस या ज़्यादा अच्छी सोच रखने वाला। जी जनाब, समझ आ गई इसके लिए? एनीवन जिस बंदे को इसमें से किसी चीज़ की समझ आई हो। क्लियर? इसका मैंने स्क्रीनशॉट बना लिया है, तो क्लास के बाद फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर वो मौजूद है, क्या नाम था स्टूडेंट का जिसको समझ नहीं आ रही थी? एक मिनट। हाँ, सदफ नाम था। सदफ मौजूद है क्लास में? अब आपको सही नज़र आ रहा है? अच्छा जी, हमने आपको पता है कि कंप्यूटर का पोर्शन और वर्ल्ड जनरल नॉलेज का पोर्शन और पाक MCQs यानी पाक स्टडी के MCQs ये पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो कंप्यूटर का भी इजाफा कर दिया गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर 20 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। तो आप ये मैथ के साथ हम कंप्यूटर भी ऐड करेंगे। तो कल मैं भूल गया था, तो आज आपने याद करना है अगर मैं भूल जाऊँ। थोड़े थोड़े MCQ ऐड किया करेंगे ताकि हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है तब जब हम थोड़े थोड़े इसको ऐड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैथ के जनाब सवाल हम हल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। देन वैल्यू वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, वो कहते हैं अगर ये हमारे पास 2 है, ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 2। 2 की पावर अगर x है इज इक्वल टू 32, देन वैल्यू ऑफ x की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे जनाब x की। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे सामने और कुछ सूरत हाल बन नहीं रही। ये 2 की पावर हमारे पास है x। अगर हम यहाँ पे ये 32 है, 32 का हम लाइक दैट हम इसको वो इसका 2 की पावर 5 ले लें। कितनी ले लें? 2 की पावर 5 लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितने हो गए? 5। 2 की पावर अगर 5 ले तो 32 बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको ख़त्म करेंगे, पावर को पावर के साथ ख़त्म करते हैं
और नीचे जो हमारे पास मौजूद है अद्दी सर उसको उनके साथ ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या जवाब बन गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो लिहाजा हम यहाँ पे किसको ख़त्म कर देंगे 2 2 से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी बच गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है वो कहते हैं जनाब मुझे आप क्या बताएं x का स्क्वायर बताएं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनीवन जिसको समझ आई हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ 5 kilogram of meat 500 किलोग्राम मीट फीड 20 लाइन्स, यानी कि 500 किलोग्राम गोश्त जो है 20 शेर जो है यानी टाइगर खाते हैं एट ए ज़ू इन ए वीक, एक हफ्ते के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है हाउ मैनी डेज विल 200 kg मीट फीड, हाउ मैनी डेज 200 kg meat can feed by 14 lines। सवाल जनाब यहाँ पे मौजूद है, इस सवाल की हम वैल्यू बनाएंगे। हमारे सामने मौजूद है यहाँ पे एक तो मीट मौजूद है, मीट कहते हैं गोश्त को। ठीक है, क्या चीज़ पूछी है उसने, पूछी है डेज। जो भी चीज़ पूछेगा ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे दरमियान में डेज। ठीक हो गया, और कितने लाइंस खा रहे हैं इसको अब यहाँ पे देख लें 500 किलोग्राम गोश्त। ये सवाल जनाब रेशियो प्रोपोर्शन का है, इस सवाल को एक ही बार समझना है, फिर बार बार इसके सवाल का जो भी आपके पास सामने सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं। मीट यहाँ पे केजी में लिखेंगे, 500 किलोग्राम गोश्त है, उसने क्या कहा है इन ए वीक। इन ए वीक का मतलब क्या होगा 7 दिन। कितने लाइन खा रहे हैं 20। वो कहता है जी जनाब अगर 200 किलोग्राम गोश्त हो 14 लाइन हो तो कितने डेज वो चलेगा। यहाँ पे आप मतलब सवाल निशान लगा लें या फिर एक्स लगा लें एज यू लाइक। ठीक है, तो ये एक सवाल की स्टेटमेंट बन गई। अब आप दोबारा स्टेटमेंट समझ लें 500 किलोग्राम गोश्त 20 लाइन खाते हैं 7 दिन में, 200 किलोग्राम गोश्त 14 लाइन कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल है ये हमारे पास स्टेटमेंट उसने मतलब 3 दे दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 500 किलोग्राम जो है लाइन्स खाते हैं 7 दिन में, 200 किलोग्राम कितने दिन में खाएंगे, लेकिन उसके अंदर लाइन्स के अंदर तादाद नहीं बताता, तो फिर हमारे पास ये सिर्फ 2 पोर्शन आ जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता है जो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता। बट आपने एक बात ध्यान में रखना है कि ये कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया। कैसे, जो चीज़ पूछी है, क्या चीज़ पूछी है, दिन पूछी है, यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है। क्या चीज़ पूछी है, एक्स ऊपर आ जाएगा, और एक्स के क्या चीज़ दी हुई है, दिन दी हुई है ना, एक्स बटा 7। ये आपने हर सवाल में ऐसे ही लगाना है x/7, यानी एक्स ऊपर आएगा और उसकी चीज़ अगेन जो दी हुई है वो नीचे आ जाएगी। अब हमारे सामने एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन याद रखिएगा उसका तीर का निशान इस तरह लगता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है जनाब इनवर्स या उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, उसका जो तीर का निशान लगता है ना वो जनाब इस तरह नीचे लगेगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जनाब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये चीज़ आपने समझ ली है। कैसे समझेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि 2 काम होंगे। ठीक, कितने काम होंगे, 2 काम होंगे, दोनों काम एक ही सीमत में हो रहे होंगे,
एक जैसे हो रहेंगे, जो भी इफेक्ट होगा दोनों का सेम होगा। इधर उलट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, यहाँ एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, यहाँ उलट हो गए साहब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्टल में रहते हैं, दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त सोएंगे तो इकट्ठे, पढ़ेंगे तो इकट्ठे, तो कॉलेज जाएंगे तो इकट्ठे, खाना खाएंगे तो इकट्ठे। इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर यहाँ पे उलट हिसाब है, आप सो रहे हैं आपका दोस्त पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं आपका दोस्त सो रहा है, आप खाना खा रहे हैं आपका दोस्त नहा रहा है, यहाँ उलट हिसाब है। तो यानी समझ ये लें कि अगर हमारे सामने एक बंदा इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जाएगा, अगर एक बंदा इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नीचे वाला क्या है, एक बंदा जनाब इधर जा रहा है तो दूसरा फिर इधर आ रहा है। ठीक है। इधर क्या है, एक बंदा इधर आ रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, इधर उलट हिसाब है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। और ये जनाब जो तीर के निशान भी मैंने लगाए ये भी आपको समझ आ गया। अब हमारा ये मैंने दरमियान में क्यों लिखा, दरमियान में इसलिए लिखा है कि हमारा जो मवादना होगा ना, हमारा मवादना इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा और इनका दोनों का होगा। यानी इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं होगा, इसका इसके साथ नहीं होगा, इसलिए दरमियान में लिखा गया। आप देखें, मुझे बताएं 500 किलोग्राम गोश्त 7 दिन में खाया जाएगा, 200 किलोग्राम कितने दिन में खाया जाएगा, थोड़े दिनों में या ज्यादा दिनों में? एनीवन? थोड़े दिनों में। अब यहां पे क्या हुआ कि 500 से क्वांटिटी कम होके 200 हो गई है, यहां से 500 से क्वांटिटी का एक चीज कम हो गई, एक चीज, ये चीज भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, तीर का निशान जनाब इस तरह लगा देंगे। ठीक हो गया। तीर का निशान कहां से शुरू हुआ है, इस साइड से शुरू होता है, ये शुरुआत इस तरह लगाते हैं, मतलब इस तरह नहीं लगाते, इस तरह लगाते हैं। तो तीर का निशान जिस साइड से शुरू होता है ना, मतलब स्टार्ट होता है, वो आपकी क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी 200 बटा 500 मल्टीप्लाइड। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, 20 लाइन 7 दिन में गोश्त खाते हैं, जितना भी खाते हैं, 14 होंगे तो ज्यादा खाएं, ज्यादा दिन लगेंगे या कम लगेंगे? मतलब 20 शेर बैठे हुए हैं दो के अंदर, 7 दिन में गोश्त खत्म कर देते हैं, जितनी भी खुराक है। अगर वही खुराक 14 लाइन को मिल जाए तो दिन वो कम लगाएंगे या ज्यादा लगाएंगे? डेफिनेटली वो कम लगाएंगे, क्योंकि बंदे यहाँ पे बढ़ गए। वाली म्यूट रखें बेटा जी। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जो शेर हैं 20 हैं, वो 7 दिन में गोश्त खत्म कर लेते हैं। यहाँ शेर जो है वो कम हो गए हैं, टाइगर कम हो गए हैं, टाइगर कम हो गए हैं, तो यहाँ पे दिन बढ़ेंगे कम होंगे, ये बात है। एनीवन? दिन दिन बढ़ जाएंगे, दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। कैसे मतलब, क्योंकि जब दिन थोड़ा ज्यादा है 7 दिन लग रहे हैं, कम हो गए तो ज्यादा दिन लगेंगे। वाली को म्यूट रखें आप लोग, वाली म्यूट रखेंगे तो ताकि दूसरों को समझे। अच्छा जी, अब हमारे पास है, हमारे पास जो है हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट, यहाँ पे 20 से 14 हो गए, एक चीज कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे 7 से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, तो उलट रिलेशन हो गया। कौन सा? इनडायरेक्ट। हम क्या करेंगे, हम जनाब इस तरह लगाएंगे, तो हमारे पास तीर का निशान कहां से शुरू हुआ, इधर से, तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, 20 बटा 14, 20 बटा 14। जी जनाब, जिस बंदे के सवाल की समझ आई बता सकते हैं। अब हम इसको करेंगे हल। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। अच्छा चलो मैं दोबारा समझा दे, इसको कंप्लीट करूँ पहले। अच्छा जी, हमारे पास है जनाब 200 बटा 500 मल्टीप्लाई 20 बटा 14 ज़रब 7 इज इक्वल टू एक्स बटा 7 ज़रब 7। 7 को हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू चाहिए। ये खत्म हो गया, इसके साथ बाकी बच गया, बाकी बच गया एक्स। ये देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। ठीक है, ये सिफर इससे खत्म हो गई, ये सिफर जनाब इससे खत्म हो गई, तो ये जनाब कितने बार गए, 20 20 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 डेज के अंदर जनाब काम हो जाएगा। अब मैं इसको सवाल समझाता हूँ, दोबारा समझ लें।
वो कहता है 500 किलोग्राम गोश्त 7 दिन में 20 लाइन खा जाते हैं। गोश्त कम कर दिया हमने, 200 कर दिया, और शेर भी हमने कम कर दिए, 14 कर दिए। वो ये कहता है कि अब बताएं कि 200 किलोग्राम 14 शेर कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, हमारे पास जब भी सवाल शुरू करते हैं, जो चीज़ आपने पूछनी है वो एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे उसका जो चीज़ आपको दी हुई होगी, जैसे दे दी हुई है, तो एक्स बाई 7 आ जाएगा। ये एज डिफॉल्ट हर सवाल में ऐसे करना है आपने। ये इक्वल का साइन लगा के एक्स बाई 7, ठीक हो गया। एक्स बाई जो भी आएगा वैल्यू वो आपने वही लिखनी है, लेकिन इस सवाल में 7 है तो 7 लिखेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जनाब 200 ऊपर आएगा, 500 नीचे आएगा, 20 ऊपर आएगा, 14 नीचे आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन देख देंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो तीर का निशान ऊपर जाएगा, अगर इनडायरेक्ट या इनवर्स होगा तो तीर का निशान नीचे आएगा। ठीक है, आप कैसे पता चलेगा? इसको दरमियान में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक इसके साथ है और इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ नहीं है, इसका इसके साथ नहीं है, ताकि हमें आराम से पता चल सके। ठीक है, 500 किलोग्राम 7 दिन में खाया जाएगा, 200 किलोग्राम कितने दिन में खाया जाएगा बताएं जनाब। आप 500 रोटी आपको मिल जाए, 7 दिन में ख़त्म कर देते हैं आप लोग, पढ़े या ना पढ़े रोटी तो ख़त्म कर देते हैं। अगर रोटी कम करके 200 कर दें तो दिन कितने लगेंगे, कम लगेंगे, क्योंकि रोटियां जो कम हो गई हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, इधर भी कम हो रही है, तो ये देखें मैंने कहा जो इफेक्ट एक साइड पे होगा दूसरी साइड पे भी वही इफेक्ट होगा। एक चीज़ कम तो दूसरी भी कम, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ भी कम हुई है, ये भी कम हुई है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो तीर का निशान कैसे लगेगा, ऊपर। तीर का निशान जिस साइड से शुरू होता है, इस तरह तीर का निशान इस तरह लगता है, ये इस तरह इस साइड से शुरू किया ना, तो ये 200 ऊपर आ जाएगा, 200/500, खत्म बात। अब हमारा इसका इसके साथ मुवाजना होगा। जी जी, ये दरमियान में इसीलिए लिखा है ना, दरमियान में ये इसलिए लिखा है कि इनका मुवाजना आपस में होगा, इनका आपस में होगा, इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं, इसके साथ नहीं। हम जब पढ़ते थे ना पहले, मतलब हमें टीचर पढ़ाते थे, वो ये वाले इधर लिख देते थे और हमें कुछ कख नहीं पता चलता था। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा आप देखें यहाँ पे 20 लाइन जो है, 20 लाइन जनाब हमारे पास 7 दिन में खुराक खत्म करते हैं, लाइन की तादाद कम कर देते हैं, तो दिन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे जनाब, लाजमी बढ़ेंगे। तो लिहाजा एक चीज़ यहाँ पे कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन हो, इनडायरेक्ट हो गया, इनवर्स। तीर के निशान नीचे, तीर का निशान इधर से शुरू हुआ है तो 20 ऊपर, 20/14। कटिंग तो आप कर लेंगे। जी जनाब, सवाल समझ आ गया एनीवन? यार अभी मैंने क्या किया है, कोई हाल नहीं आपका। अच्छा चले कोई बात नहीं, ये मैंने 3 बार रिवाइज कर चुका हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, अच्छा जी एक और सवाल लिखिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई देन द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक हो गया, चलो मैं रिवाइज कर दूंगा आप आखिर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जनाब 3 ये है जनाब हमारे पास, इसका टाइम इस तरह वो वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। अच्छा जी, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, x minus y is equal to 8, then average of x and y, एवरेज ऑफ x एंड y मालूम करनी है जनाब। यहाँ पर अब जी नज़र तो आ रहा है ना सही सही, मतलब मेरे वाइट बोर्ड आगे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हमारे पास जनाब हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। x और y की कीमत मालूम कैसे करेंगे, एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा, एवरेज का फार्मूला ये होता है, हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x और y की, यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज का फार्मूला है। 2 क्यों आया, क्योंकि एक x और एक y, कितनी वैल्यू है, 2। फॉर एग्जाम्पल x है 11, y है 11, तो 2 इज इक्वल टू 22/11, तो यानी इस तरह हमने मालूम करनी। अब हमारे पास x और y की वैल्यू हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, फार्मूला तो एवरेज का यही है ना। हमारे पास कैसे मालूम करेंगे हम, एक तो हमारे पास x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, इधर x और माइनस y है। अगर हम मतलब है कि मैथ पढ़ते रहे हैं
मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ी, मैट्रिक में पढ़ी, 8वीं क्लास में पढ़ी। आप मुझे ये बताइएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? एनीवन माइनस वाई, ये होता है। यानी अगर आप ये कहें x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई करते जवाब आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किस तरह बना? देखिए जी, अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई इनको करें मल्टीप्लाई, ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स वाई। अच्छा, इसको करेंगे तो ये जनाब हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। इसको जमा करें, ये एक्स की टू, ये जमा कर, ये माइनस का खत्म हो गया आपस में, ये माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ये प्रूफ कर दिया मैंने। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किसके बराबर है? एक्स माइनस वाई हमारे पास बराबर है जनाब किसके? वाला 8 के। एक्स प्लस वाई मौजूद नहीं है, इज इक्वल टू एक्स की टू माइनस वाई की टू किसके बराबर है? 28 के। ठीक है, तो हमारे पास ये जनाब होगी 28 के। हम क्या करेंगे, हमने मालूम करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे जनाब, एक्स 8 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28। हम क्या करेंगे, ये 8 को इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमने एक्स और प्लस वाई का मालूम करना है। तो हमारे पास ये आपस में खत्म हो गया, बाकी बच गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके ऊपर अगर आप डिवाइड करें 4 वाला करें तो 7 चौक 28 और 4 7/2 जवाब। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला क्या है? 6 कौन सा? ये 8 है, 6 नहीं है, 8 है। ये ऊपर भी 8 है ना, ये 8 लिखा है, ये देखना 8 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास फार्मूला क्या था? एवरेज का फार्मूला ये था कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। एक्स प्लस वाई का जमा कितना आ गया? ये आ गया 7/2। हम क्या करेंगे भला, यहाँ पे जनाब 7 तकसीम 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं भला, अगर ये डिवाइड हो रहा हो, ये मतलब है ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, अगर 7/2 तकसीम 2 अगर ये डिवाइड इसके ऊपर हो रहा हो तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 2 पूरे पे तकसीम हो होता है तो फिर ये 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। इट मीन कि 2 किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया? 7/4 जवाब आ गया। ठीक है, 7/4 जवाब। अब आप फाइनल इसको हल करना चाहें तो ये 1.75 जवाब आ जाएगा। एनी वन जिसको ये सवाल की समझ आई हो? जी जनाब, जी जी। नहीं, इस तरह फिर वो मतलब है कि फिर एक्चुअली हमने तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, फिर भी जवाब वही आ जाता ना पॉइंट में। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी। अच्छा जी, आखिरी सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। x minus 4 is equal to 11, then value of x minus 8 is। ठीक है जनाब, ये बराबर का निशान है। ठीक है, x minus 4 is equal to 11, then value of x minus 8। देखिए जी, हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर x minus 4 is equal to 11, x यहां पर रहेगा, ये 11 ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर है 15 का जवाब आ जाएगा। 15 जवाब आ गया। इस साइड पे क्या चीज है? x minus 8 है, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। 15 में से 8 किया, बाकी क्या जवाब आ गया? बाकी 7 जवाब आ गया। जी समझ आ गया यार? वॉल्यूम जो है ना तो म्यूट कर रखा करें। जी जनाब, इस सवाल की समझ आ गई?
7 जवाब कैसे आ गया, समझ आ गया? जी नहीं देखा ना, मैं बताता हूँ। जे यहाँ पे माइनस है ना, जब इस बराबर के ये वैल्यू ना इक्वल का साइन इधर आएगा तो वैल्यू अपनी अलामत चेंज करेगा, इधर जाएगा तो अलामत चेंज करेगा। फॉर मैं 4 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। और ये अगर यहाँ पे प्लस का होता है यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, ये रूल है। जी जनाब, समझ आ गई सवाल की? एक सवाल जनाब मैं आपको ऐड कर देता हूँ। चलें ये आखिरी सवाल ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जनाब सीरीज का सवाल है। ये आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 6 3 12 6 24 नेक्स्ट क्या आएगा? जी जनाब बताइएगा आगे क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएं, जिसका जवाब सही होगा वही लिख देंगे। जल्दी जल्दी तुक्के लगाएं जनाब, अभी तो कोई मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है नहीं यहाँ पे। अब देखें जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल भी मैंने समझाया था कि हमने जो भी सवाल करना होता है ना वो 2 तरीकों से करना होता है, ठीक है। इन दोनों में कितना फर्क है? इन दोनों में -3 का फर्क है। इन दोनों में कितना फर्क है? +9 का फर्क है। इन दोनों में कितना फर्क है? +6 का फर्क है। इन दोनों में +18 का फर्क है। ये बताएं इसमें कोई फर्क बराबर का कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है ये सिंगल सीरीज का सवाल नहीं हो सकता। अब हम इसको डबल से चेक करेंगे। डबल से कैसे? ये 6 12 के साथ, 12 24 के साथ, 3 6 के साथ, 6 अगले के साथ, यानी पहला नंबर तीसरे के साथ, तीसरा फिर पांचवें के साथ, दूसरा चौथे के साथ, चौथा छठे के साथ। ठीक, अब देखते हैं फर्क कैसे आता है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 जवाब, 9 जवाब तो 48 जवाब। जी ना, समझ आ गई? मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लूँ। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मतलब रेशियो प्रोपोर्शन वाला सवाल है। इसको किसको नहीं आ रहा ये बता दें, मैं रिवाइज करता हूँ इसको। मैं इसका स्क्रीन शॉट बना लूँ। एनीवन? और कोई? क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे सामने जो है वो नहीं नहीं, 1 मिनट मैं स्क्रीन शॉट बना लूँ फिर बताता हूँ, वेट करें। जी जनाब, सवाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ये वाला सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, देन एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की एवरेज मालूम करनी है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि दोनों जितने नंबर हैं उन दोनों सबको जमा करें। कितने नंबर हैं? एक्स और वाई कितने नंबर हैं? 2 बनते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर एक्स और वाई एंड जेड 3 होते तो 3 पे डिवाइड हो जाता, तो लिहाजा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज का फार्मूला है। हम क्या करेंगे,
अगर हमारे पास x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है एक्स की टू माइनस वाई की टू, जो कि मैंने ये वाला प्रूफ किया है। ठीक है, अब हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है, ये 8 लिखते हैं यहाँ पे। x प्लस वाई की दी हुई है, नहीं दी हुई, x की स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 28 यहाँ पे पुट किया। 8 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब ये दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, कितने पे, x और y दो है ना, तो दो अदद पे डिवाइड होगा। जब ये दो पे पूरे पे डिवाइड हो जाता है तो नीचे वाला जो दो होते हैं दो के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 7/4 आ जाएगा। 7/4 ये आ गया, तो जब आप इसको पे डिवाइड करेंगे 1.75। एक सवाल आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे सामने ये वाला सवाल है कि 500 किलोग्राम गोश्त जो है 7 दिन में 20 टाइगर खा जाते हैं। 500 किलोग्राम गोश्त कितने दिन में 14 टाइगर खाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की आपको समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज तो दूसरी भी डिक्रीज। इनवर्स में उलट हिसाब होगा, एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज। हमने इसको दरमियान में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा मुबादला इसके साथ होगा और ये इसका साथ मुबादला होगा, ताकि हम आसानी से कर दें। 500 किलोग्राम 7 दिन में खाया जाता है, 200 किलोग्राम कितने दिन में खाया जाएगा। जब गोश्त कम हो गया है तो दिन भी कम लगेंगे, तो लिहाजा एक वैल्यू यहाँ पे कम, एक यहाँ पे कम, तो कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। तो तीर का निशान ऊपर आ जाएगा इस तरह, तीर का निशान इधर से शुरू हुआ है, वो इसलिए लेकर आते हैं ताकि इसका मवाद, अगर मैं इसको इधर लिख देता, ये इधर आ जाता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो लिहाजा 200/500 आ जाएगा। तीर का निशान यहाँ से शुरू हो रहा है, जिस साइड से शुरू होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी 200/5 जरा। अब इसका मवादन आपस में होगा, 20 लाइन 20 टाइगर जो है 7 दिन में गोश्त खा जाते हैं। लाइन की तादाद कम कर दी है, दिन ज्यादा रहेंगे कम। फॉर एग्जाम्पल गोश्त है 100 किलोग्राम, तो 7 दिन में गोश्त तो वही है ना, यहाँ पे जब टाइगर कम हो गए हैं तो इसका मतलब दिन ज्यादा लगेंगे। एक चीज कम दूसरी बढ़ रही है, तो इनवर्स रिलेशन ये वाला इधर आ जाएगा। तीर का निशान यहाँ से शुरू हो रहा था, इधर से शुरू हुआ तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, 20/14। उसके बाद 7 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कट करेंगे तो x बराबर 4, यानी 4 दिन जवाब आ जाएगा। जी जनाब, खत्म बात। जी क्या कह रहे हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी दूसरी भी कम होगी। यहाँ पे देखें, एक वैल्यू जहाँ 200 होगी कम होगी, 500 से 200 होगी कम हो गई ना, यहाँ 700 से 7 दिन से दिन भी कम हो जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या हुई है 20 से 14 हुई है, कम हुई है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा था, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है यार, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उस वैल्यू को, जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको तो आप बार बार जो है मतलब लिख सकते हैं ना, और सॉरी रिवर्स करके पढ़ सुन सकते हैं ना। जी जी, मैं वो कंप्यूटर टेलीग्राम कर ले। पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अच्छा जी, पीडीएफ डेवलप्ड बाय, पीडीएफ को डेवलप किया भला किसने, JOHN, जॉन, WARNOCK, जॉन वर्नॉक इन 1993 में पीडीएफ को ये जनाब डेवलप किया गया। ठीक है,
PDF यार ये वाला जो है ना 1990 लिखें, ठीक है। PDF डेवलप्ड बाय अडोब इन 1993। अडोब रीडर भी आता है ना PDF के अंदर, तो वो आपने उसको भी याद रखना है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ PDF, PDF की एक्सटेंशन क्या है? PDF की जो एक्सटेंशन है वो है डॉट PDF, ठीक हो गया। PDF कंबाइन, नहीं मतलब ये था कि पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और होता था, ये जो अडोब रीडर है ना, इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। PDF कंबाइन 3 टेक्नोलॉजीज। अच्छा जी 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 जी, वाले मीटर के मैक्सिमम साइज ऑफ PDF इज 10 MB। कितने MB? 10 MB। अडोब एक्रोबेट document is a latest version, ठीक है। अच्छा ये PDF के ऊपर हो गया। अब हम कुछ मतलब है कि ईमेल के ऊपर जो है ना वो लिखेंगे। क्या हो गया? वीडियो क्या हो रही है? अच्छा अच्छा, वेट करें सही हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, मतलब है कि इसके अंदर लाइक दैट उन्होंने मतलब PDF फॉर्मेट बनाया ना, तो किस तरह मतलब डेवलप करेंगे वो इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो ये आप ऐसे गूगल पे लिखेंगे और सामने आ जाती है। तो बहरहाल ये 3 टेक्नोलॉजी की मदद से PDF फॉर्मेट बनाया गया। अच्छा आप सही आ रहे हैं नजर? ओके। अच्छा आगे जनाब यहाँ पे लिखेंगे ईमेल MCQs, ठीक है। यानी ये वो मैं बड़े इंपॉर्टेंट MCQs लिख रहा हूँ जो पेपर के लिहाज से बहुत अहम MCQ हो सकते हैं, ठीक है। इनको मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना ढूंढ के बुक से निकाल के लिख के आपको जहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ताकि आप जो है ना बाद में आराम से इसको कर सकें, ठीक है। जी जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि लाइक दैट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल कितने MB का जो मतलब कर सकते हैं एट ए टाइम PDF, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो है ना मतलब है एक जिसको हम मतलब क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, वो जो एग्जैक्ट फाइल करते हैं, वो कौन सा एग्जीक्यूशन होती है ना, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्या होता है कि वो जनाब उसका साइज कम कर देता है, फिर जाके चली जाती है वो, ठीक है। कंप्रेशन कंप्रेसर जी जी, जिप फाइल वो कंप्रेसर में आके ना कम साइज कर देती है। मतलब आप 10 MB ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फर्स्ट ईमेल स्टैंड फॉर
अडोब एक्रोबेट डॉक्यूमेंट इज द लेटेस्ट वर्जन, यानी जो लेटेस्ट अभी अभी नया आया है वो एक्रोबेट इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक हो गया। इट वाज, यार वाली म्यूट रखें, डेवलप्ड बाय राय TOMINSON, टोमिनसन, रैड टोमिनसन इन 1971। अच्छा जी, इसी के अंदर एक होता है जनाब सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है ये ईमेल मैं भेज रहा हूँ जनाब अपने स्टूडेंट को, सीसी किसको रहे? सीसी मेरे टीचर को जाए, मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। असल ईमेल जो टू जी फॉरवर्ड कॉपी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी, CORBN, कार्बन कॉपी। इसके बाद एक होती है जनाब हमारे पास, उसको हम कहते हैं BCC। क्या कहते हैं बोला? वाले पे म्यूट रखें यार, वाले पे म्यूट रखें, क्या मतलब है? फिर आप कहते हैं सर जी वो वीडियो चली गई है। BCC, BCC किसका मतलब होता है? ये नेक्स्ट टाइम अपने नाम से ज्वाइन किया करें। चलो आज तुम्हारी वैसे क्लास उनके लिए फ्री थी। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात बताऊं ना, ये मैं एक ईमेल सेंड कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे जनाब है टू, कौन है? टू कर रहा हूं, जहां पे है जनाब CC, और ये बटन है जनाब BCC का। क्या फर्क है? अगर मैं CC के एक बंदे, फॉर एग्जाम्पल मैं टू किया करता हूँ अली को, CC करता हूँ इमरान को, और BCC करता हूँ अकमल को, इसका क्या मतलब होगा? BCC के अंदर क्या होता है? फर्क क्या होता है? बिल्कुल जबरदस्त। CC जो होता है ना, द रिसेप्शन आर सीक्रेट, यानी ये जो CC बंदा होगा ना, ये सीक्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है आपको जस्ट, मैं ये CC को भी नहीं कर रहा, मैं CC को भी नहीं बता रहा, मैं टू करता हूँ इमरान को, ठीक है, लाइक दैट मैं करता हूँ जी, टू कर देता हूँ IG पंजाब को, BCC कर देता हूँ मरियम नवाज को। IG पंजाब मुझे कौन सा जवाब देगा? IG पंजाब को ये नहीं पता होगा कि जनाब BCC ने मरियम को भी किया हुआ है, यानी CM पंजाब को भी किया हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। BCC, इन दोनों में फ़र्क यही होता है। आगे लिखते हैं हमारे पास जीमेल के बारे में, अभी ईमेल के बारे में। फर्स्ट ईमेल मैसेज कौन सा किया गया, भेजा गया? नहीं नहीं, मतलब कौन से लफ्ज भेजे गए? फर्स्ट ईमेल मैसेज सेंट इन 1971, इट वाज, वाली म्यूट रखें, इट वाज ट्रांसमिटेड थ्रू ARPANET, थ्रू ARPANET में आपको बताया था ना, इंटरनेट जो है 1969 में इजाद हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जाना था, ठीक है। फर्स्ट ईमेल वाज, फर्स्ट ईमेल वाज, पहली ईमेल जो थी वो क्या थी? वो थी जनाब QWER, वो जो ऊपर वाले कीबोर्ड के ऊपर लिखा था ना, TYUIOP, ये मैसेज था, ठीक है। ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया, ठीक हो गया।
आ जाएगा 2 मिनट रुक यार। आप वॉल्यूम म्यूट करते नहीं है सारे बंदे, वॉल्यूम मैं बेहतर नहीं है इधर से सारे ऑफ कर दूँ आपका। मैंने वॉल्यूम इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि आपको कुछ समझ नहीं तो फ़ौरन आप बताया करें। अच्छा, जीमेल सपोर्ट कितना करेगा मैक्सिमम डेटा? अच्छा जी, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, लाइक दैट मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे जी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्पेस, SPAC स्पेस @, gmail.com। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो स्पेस है ना वो क्या है भला? ये जनाब यूजर नेम है, यूजर नेम। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने जो ये है हमारे सामने जनाब @ क्या है? ये सिंबल है। जीमेल क्या है भला? इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ईमेल आई हुई है, वो ईमेल हमने कर दी डिलीट। डिलीटेड मेल जो थी वो कहाँ चली जाती है? डिलीटेड डिलीटेड ईमेल यार एक दफ़ा आपने बता दिया ना, साइलेंट कर दिया। डिलीटेड ईमेल, डिलीटेड ईमेल stored in trash। फर्स्ट ईमेल 1971 को सेंड हुआ था, 1971 में। ये लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला 97 QWERTYUIOP कीबोर्ड के पहली लाइन जो है ऊपर वाली। ठीक है, तो ट्रैश एक्चुअली एक फोल्डर है, उसके अंदर डिलीटेड फाइल जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ ईमेल ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारे खिलाफ होती हैं, उसको हम कहते हैं बाउंसेड ईमेल। और जिसमें ऑफर होती है कि जनाब आप आ जाए, मेरे वालिद की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ, मेरे पास इतना सोना है, तो आप मुझे ईमेल करें, मुझे अपने पिक्स भेजें। तो इसको कहते हैं बाउंसेड ईमेल। बाउंसेड ईमेल जो होती हैं ये क्या होती हैं बोला? which email that return and cannot delivered। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अली को भेजी है ईमेल, ईमेल गलत है या उसने कोई वहाँ पे कोड लगाया हुआ है, तो ईमेल उधर नहीं जाएगी, आपको वापस आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था ना वो ऑफर वाला, वो है अपना स्पैम, SPAM, स्पैम ईमेल। ठीक है, ये बताइएगा ईमेल जो है हमारे सामने, ईमेल के जो होता है वो क्या, एक जो ईमेल केस होता है वो क्या सेंसिटिव होता है? सेंसिटिव का मतलब है बहुत ही अहम, जिसको हमने छुपा के रखना होता है। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस आ जाए, आप मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? ईमेल एड्रेस जो है आपका, क्या वो सेंसिटिव केस है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। ईमेल, जी जी, आपने ये कहना ईमेल केस इज नॉट सेंसिटिव, नो नहीं, सेंसिटिव केस नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यूजर नेम मैक्सिमम कैरेक्टर 64। यानी ये हमारे पास है ना, जैसे अली अली 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो यानी अगर आप यूजर नेम जो है सिर्फ मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का बना सकते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहे। ठीक है, ये यूजर नेम की बात करो।
ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो है वो क्या होती है, यूज करेक्टर, करेक्टर कहते हैं एक डिजिट को, 254, 254 करेक्टर जनाब यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज होता है ना, ये होता है जीमेल के ऊपर जनाब कितना होता है भला, 25 MB होता है, ठीक है। और अगर हम जो है इधर क्या लिखें, जीमेल, जीमेल के ऊपर आप, और अगर हम जनाब आउटलुक की बात करें, आउटलुक भी एक ईमेल है, आउटलुक जो है ये जो MS वर्ड है उसके साथ इस्तेमाल होता है, तो ये जनाब 20 MB, 20, इट मीन के जीमेल, जी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो ये इसका मतलब वो आप कर सकते हैं। ईमेल स्टोरेज 15 GB, 15 GB डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं आपका मैक्सिमम, ठीक हो गया। तो ये जनाब इंपॉर्टेंट MCQ थे इसके हवाले से। और एक और मतलब है कि देखिए यहाँ पे अनवांटेड, अनवांटेड एंड फेक ईमेल, ईमेल स्टोर्ड इन स्पैम, स्पैम फोल्डर जो होता है वहां पे जनाब ये मौजूद होती है। तो ये जनाब कंप्यूटर के हमारे PDF के ऊपर जो MCQ आ सकते हैं और जो हमारे पास ईमेल के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी जो है शॉर्टकट की दिखाऊंगा। एनी क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट डाल दो। क्या चीज, जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि 20 नंबर के आएंगे ना MCQ। आप इसी तरह अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करें वहाँ 30 नंबर का आएगा, कंप्यूटर तहसीलदार की बात करें तो वहाँ पे भी 30 नंबर का आता है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जी जी, हाँ स्पैम ईमेल को जंक मेल भी कहते हैं, वेरी गुड। जो स्पैम ईमेल होती है ना उसको जंक मेल भी कहते हैं। वो जनाब क्या होता है उसके अंदर आपको स्टार्ट में ना, मैं आपको बताऊँ, स्टार्ट जब मैंने शुरू में ईमेल बनाया मुझे वहाँ पे ईमेल आई, जी आपका लॉटरी निकल आई है और आप जो है इस पर रब्ता करें फॉर्म। मैंने सोचा यार क्या पढ़ना है, लॉटरी निकल आई तो रसूल करें हम घर जाएँ। तो वो जनाब पता नहीं उसने क्या क्या ऑफरें करा दी, ठीक है। फिर आखिर में उसने कहा जी इस अकाउंट में इतने पैसे करवा दें तो फिर आपको मिल जाएगी लॉटरी। अच्छा जी, आज हमारा जनाब लेक्चर है पाक स्टडी के ऊपर। पाक स्टडी के ऊपर हमने पढ़ना है आज एक, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो था वो था हमारे पास 1956 का पहला आइन था। अगर आपको किसी मतलब किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको रिकॉर्ड लेक्चर पूरा मिल जाएगा वो वाला, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, लेकिन आज हमारा है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन सा भला, 1962। पाकिस्तान की तारीख में 3 आइन है, ठीक है। 1956 का आया, मार्शल लॉ आ गया, 1962 का आया, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1973 में तीसरा आइन आया, ठीक है। 1962 के आइन के ऊपर हम सवाल करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या वाक़े हुए। कुछ सवाल मैं वैसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको, वैसे थ्योरी बताऊंगा तो आप नोट कर लेंगे, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, 1 मार्च 1962 को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान ने पाकिस्तान के दूसरे आइन के नफाज का ऐलान किया। 1 मार्च 1962, यानी कि वो क्या था, सदर ने जनाब, जो सदर था अयूब खान, उन्होंने खुद सदर बन गया था
और वो ये चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लिमानी निज़ाम ना हो, बल्कि सदर एक बंदा ऐसा हो जिसके पास सारे इख्तियारात हों और वो सदर सब कुछ करे। ठीक है, तो लिहाजा उसने क्या किया कि अपनी सीट के मुताबिक, अपने इख्तियारात के मुताबिक आइन बनवाना चाहता था। याद रहे 1956 के आइन के मुकाबले में जो एक पार्लिमानी आइन था, 1962 का ये आइन एक सदारती आइन था। ठीक है, अक्सर पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म, क्योंकि सदर अयूब खान अपने मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता था, वो बनवा भी लिया उसने। सदारती आइन था जो सदर अयूब खान अपने ओहदे की मुनासबत से तरतीब दिलवाया। इस आइन में तमाम अख्तियारात सदर की ज़ात के गिर्द घूमते थे और सदर पाकिस्तान एक मुक़्तदर आला की हैसियत रखता था। इस मकसद के लिए क्या किया इसने, इस आइन को बनाने के लिए जनाब सदर साहब ने फरवरी 1960 को, कब बोला, यहाँ पे लिखें, फरवरी 1960 कमीशन कायम किया। इसकी सदारत कौन कर रहा था, उसका नाम था जनाब जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइन साज कमीशन तश्कील दिया गया। कमीशन ने 6 मई 1961 को अपनी रिपोर्ट सदर को पेश की। रिपोर्ट पेश की किसको बोला, सदर को। कब बोला, 6 मई 1961। ये मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, 6 मई 1961 को रिपोर्ट पेश की। अगले रोज सदर ममलकत वजीर खारजा की मंजूरी, वजीर खारजा मंजूर कादर की सरबराही में एक 7 रुकनी कमेटी कायम हुई। ठीक है, उस वक्त वजीर खारजा कौन थे, वजीर खारजा, उसका नाम था मंजूर कादर। वजीर खारजा था मंजूर कादर। उसकी सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बनती है, जिसने आइन कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट की रोशनी में अपनी सिफारिशात मुरतब की। इस आइन की सिफारिशात को 31 और 29 से 31 अक्टूबर को मुनक्कद होने वाली गवर्नर कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। 29 से 31 अक्टूबर 1961, क्या बोला, 1961, गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। यानी कि इसके अंदर उन्होंने पेश किया, ठीक हो गया, जिसने इन सिफारिशात को मंजूर कर लिया। यूं पाकिस्तान का सदारती निज़ाम वजूद में आ गया। जनवरी 1962 काबीना ने इसको मंजूर किया। यहां पे क्या लिखेंगे, काबीना से मंजूरी। कब भला, जनवरी 1962 काबीना ने मंजूरी दे दी। ये आइन 1 मार्च 1962 को एक सदारती हुक्म या ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया गया। नाफिज कब हुआ भला, 1 मार्च 1962। ठीक है, नाफिज कर दिया गया। मगर इसके ऊपर अमल दरामद इफेक्ट कब हुआ, यहां पे आप क्या लिखेंगे, अमल दरामद, यानी इधर हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कब हुआ भला, ये हुआ जनाब 8 जून 1962। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एक छोटी सी एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई है। इसके अंदर हमारे पास 13 पॉइंट थे बड़े इंपॉर्टेंट। इन 13 पॉइंट के अंदर हमारे पास, याद रखिएगा, इसके अंदर टोटल आर्टिकल कितने थे भला, 250 आर्टिकल थे। इसके अंदर टोटल जो हिस्से थे कितने थे, पार्ट कितने थे, पार्ट इसके 12 थे। ठीक हो गया, और इसी तरह शेड्यूल, SCHEDUL, शेड्यूल जो थे ना वो थे इसके 3। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, पार्ट कितने थे, शेड्यूल कितने थे, आर्टिकल कितने थे।
इसको बनाने के लिए शाह कमीशन का सरबराह कौन था? जस्टिस शहाबुद्दीन। और याद रखिएगा जस्टिस शहाबुद्दीन जी था ये बंगाल चीफ जस्टिस था। कौन था भला? बंगाल चीफ जस्टिस। जो बांग्लादेश है ना वहाँ की जो मतलब वो थी अदालत थी ना, मतलब बंगाल अदालत जिसे हम कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट है तो बंगाल हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, रिटायर थे, उनकी सरबराही में ये काम बनाए गए। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब जनाब हम पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1। जी जनाब, ये समझ आ गया? सब कुछ क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने समझाया समझ आ गए? सदारती तर्ज की हुकूमत, सदारती तर्ज की हुकूमत। नंबर 2, ये बताइएगा पिछले आइन में मैंने बताया था सदर या वजीर आजम, इन दोनों में से कौन सा बंदा मुसलमान जरूरी है? एनीवन? सदर, बिल्कुल नहीं, सदर के लिए, सदर के लिए। अच्छा जी, सदर मुसलमान होना जरूरी था। मुद्दत 5 साल। वाली म्यूट करें यार, वाली म्यूट करें। मुद्दत 5 साल। न अगर सदर को हटाया जाता है, वाले म्यूट करें, इसकी जगह स्पीकर, इसकी जगह स्पीकर ओहदा संभालेगा। ये जो है ना रिजवान वाली म्यूट करें। अच्छा जी, तो सदर जनाब ओहदा संभालेगा। सदर का जो है मतलब है कि मुसलमानों ने भी ज़रूरी था। ठीक है, तो ये बड़े अहम पॉइंट थे जो पेपर के लिहाज से आते रहते हैं। आगे लिखें इस साइड पे हम, सदर तमाम अख्तियारात सदर पाकिस्तान के ज़ात में समो दिए गए और तनहा पाकिस्तान का सियाफ सफ़ेद मालिक करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में इजलास तलब करना तो मामूल की बात थी। सदर साहब को अख्तियार था कि वो कौमी असम्बली को तोड़ भी सकता था, मगर इस सूरत में सदर साहब को खुद भी अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ने थे। यानी यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि असम्बली भी तोड़ सकता है सदर, लेकिन सदर अगर असम्बली तोड़ेगा तो फिर अपनी कुर्सी भी जाएगी। ठीक है, सदर को असम्बली पास करदा किसी भी बिल को वेटो करने का अख्तियार हासिल था। अहम पॉइंट है। नंबर 3, किसी भी बिल को वेटो वीटो कर सकता, वीटो कर सकता मतलब है उसको मुख्तसर कर सकता है, रख सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक है, यानी उनका हुक्म ना मानना। ठीक है, इसके अलावा सदर को हंगामी हालात के तहत मजीद अख्तियारात सौंपे गए। इससे वफाकी वज़रा, शोबा के सरबरान, इंतज़ामी कमीशनों के अरकान, सूबाई गवर्नरों के तकरीर के अख्तियारात भी हासिल थे। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और दीगर जजों के नामों की मंजूरी भी देने का भी अख्तियार था। पाकिस्तान जो अब तक इस्लामी जमहूरिया कहलाता था, अब इस आइन की रूह से सिर्फ जमहूरी पाकिस्तान कहलाया। यानी नाम इस्लामी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से क्या बना दिया गया? जमहूरिया पाकिस्तान। अब देखें इस्लामी लफ्ज जो था वो खत्म कर दिया गया। इस क्यों था? नंबर 5, नाम इस्लामी जमहूरिया से जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया। नेक्स्ट, ताहम याद रखिएगा बाद में जो है आइन के अंदर तरमीम की जाती है और इस्लामी जमहूरिया ही इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, इसी आइन में मतलब बाद में तब्दील की जाती है। आइन के तहत पाकिस्तान के कौमी असम्बली का ऐवान तजवीज़ किया गया, जिसके अरकान की तादाद से 56 मुकर की गई, जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के यकसा तादाद में बिलवास्ता तरीके तक मुंतखब किए जाने थे। इसमें असम्बली की मुद्दत 5 साल। तो लिहाजा असम्बली में ऐवान की तादाद क्या लिखेंगे? ऐवान की तादाद, ऐवान मतलब है असम्बली के अंदर जो बंदे बैठते हैं, ऐवान की तादाद 156 रखी गई।
आपको पता है कौमी असम्बली कितनी नशस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर? आप 342 नहीं है, 336 है अब, ठीक है, 6 कम कर दी गई है इस इलेक्शन के बाद, ठीक है। तो लिहाजा आप 300 पहले 42 थी, अब वो कम हो गई हैं। अब पहले सेनेट की 104 होती थी, अब 100 पूरी हो गई, ठीक है, कम हो गई। अच्छा जी, छप्पन मसावत के मुताबिक ठीक हो गया। नंबर 6, उर्दू और बंगाली कौमी ज़बान, जबकि अंग्रेज़ी, इंग्लिश अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए क्या कहते हैं उसको, दफ्तरी ज़बान, दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट, जब नया आइन नाफिज हुआ 1962 में तो मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया और अयूब खान के दौर के फ़ौजी कैदीन की बजाय एक सिविल हुकूमत कायम की गई, ठीक है। बाद मुबसरीन ने इस आइन के बारे में कहा था कि इस आइन में सब कुछ सदर साहब है, इसकी हैसियत फैसलाबाद के घंटा घर की सी है जहाँ आकर शहर का हर रास्ता आपस में मिल जाता है। 1962 के इस सदारती निज़ाम के नफाज से कुछ अर्सा बाद शहर इनकलाब हबीब जालिब साहब ने इस आइन की मद में अपनी एक मुरकतल और नज़म दस्तूर लिखी थी जो रातों रात मशहूर हो गई। इसका एक मिसरा कुछ यूं भी है। अच्छा, किसने? शायर इनकलाब हबीब जालिब, शायर इनकलाब हबीब जालिब, इन्होंने एक नज़म लिखी थी इसके ऊपर, क्या नाम था उसका भला? मरकता उल आर नज़म, ठीक है, मरकता उल आर नज़म, नज़म उसका नाम था बोला क्या? दस्तूर, दस्तूर नज़म का नाम था, ठीक है क्या। इसके अंदर जनाब जो उन्होंने मतलब एक मिसरा था, ऐसे ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो ये जनाब उसके अंदर लिखी गई। इस आइन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे ना यहाँ तक, ये बड़े हैं, ठीक है। यानी MCQs के अंदर हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। तो भाई कब हुआ, वज़ीर ख़ारजा कौन था तब, किसके कमीशन में बना, कितने टोटल आर्टिकल थे, ठीक है, टोटल पार्ट कितने थे, शेड्यूल कितने थे। तो ये लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो आइन था ये क्या था? सदारती निज़ाम, सदारती निज़ाम का आइन। जी जनाब, इसके ऊपर किसी बंदे ने सवाल करना हो? एनीवन? किसका? वीटो का मतलब है उसके पास अख्तियारात है कि वो जनाब उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली ने एक बिल पास किया है कि जनाब इसके ऊपर साइन करें, जब तक सदर जो है उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे बिल तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा वो जो है सदर के पास ये अख्तियार था कि जनाब वो उसको जो है मतलब है कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, सदर के पास अख्तियार था, ठीक समझ आ गई पावर। ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक है सलामती काउंसिल, सलामती काउंसिल को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट
ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? उसका नाम भला क्या है? कर्फ्यू, वेरी गुड, CURFU, कर्फ्यू। सी से क्या बनेगा भला? यू से बन जाएगा यूके, रशिया, फ्रांस, यूएसए, और सी से बन जाएगा चाइना। ठीक हो गया। अब ये जनाब फॉर एग्जाम्पल एक बिल है भाई, फॉर एग्जाम्पल जी इसराइल जो है गजा के ऊपर जनाब बमबारी कर रहा था, इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी जाए, सलामती कौंसिल में बिल जाएगा। 4 ने कहा कि जनाब जंग लड़ी जाए, 1 ने कहा नहीं लड़ी जाए, तो इसका मतलब नहीं होगी। 5 जब तक पूरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल वो वीटो कर, एक जो है मतलब नहीं मानेगा तो इसको कहेंगे हम वीटो। लाइक दैट मैं आपको एक मिसाल दूँ कि लास्ट टाइम जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी तो पाकिस्तान को जनाब ब्लैक लिस्ट करने के लिए एक इदारा है, वो क्या नाम है वाला, जो 1999 में बनाया गया, वो जो ब्लैक है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इंडिया ने पूरा जोर लगाया, इन तमाम मुल्कों को कवर अप किया, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। मामला यहां पर गया, चाइना ने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, बात खत्म। समझ आ गई बात की? तो यानी चाइना ने वीटो कर दिया, चाइना ने क्या किया? वीटो कर दिया, यानी उसकी उनके हक में कोई बात ना करना, अपनी अपनी मर्जी करना। ठीक है जनाब, तो लिहाजा इसको हम वीटो कहते हैं। आर्टिकल होते हैं, जैसे हमारे पास है ना जी आर्टिकल 10 क्या कहते हैं, आर्टिकल 11 क्या कहते हैं, आर्टिकल 2 क्या कहते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 245 है पाकिस्तान को, उसके अंदर क्या है कि सिविल जो हुकूमत है वो आर्मी को किसी वक्त बुला सकती है, वो आएगी। पार्ट्स का मतलब है उनको हिस्से कर दिए गए, मतलब 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, उसके अंदर आर्टिकल लगा दिए गए। शेड्यूल का मतलब क्या है कि 3 शेड्यूल, मतलब कि पहले शेड्यूल के अंदर कुछ आर्टिकल दूंगे, दूसरे के अंदर कुछ आर्टिकल दूंगे, तो इसके अंदर पार्ट्स ऑफ डिवाइड किए गए। चलिए ठीक है, शेड्यूल का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको बात बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल एक किताब आई है, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, ये भी ऐसे ही है। जी कैटेगराइज, थोड़ी तब्दीली करके। ठीक है ना जी जनाब, कोई और सवाल? नहीं, पाकिस्तान में 73 चल रहा है, पाकिस्तान में ये दोनों खत्म हो गए। इनकी कुछ मतलब शेख, शेख का मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल इनके लगाए हुए, इनके बीच में ऐड किए हुए, और वो जनाब वो वाला खत्म हो गया। ठीक है, पार्ट्स का मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल है ना 250, इनके हिस्से बना दिए गए। ठीक है, जैसे हमारी किताब है ना, एक किताब है फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात अख्तियारी की, इस्लामियत अख्तियारी को जनाब पहला पार्ट दे दिया उन्होंने हदीसों का, अगला दे दिया उन्होंने जनाब कुछ क्या कहते हैं कि मतलब कुरान पाक की सूरतों का, इस तरह के पार्ट बना दिए। ठीक है, तो इसका भी ये पार्ट्स बना दिए गए, यानी कि 250 आर्टिकल जो हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका एक पार्ट है। इसके अलावा बेसिक राइट, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट एक पार्ट बना दिया उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने पार्ट्स बना दिए जनाब, जो सिविल हुकूमत होगी वो कैसे होगी, उसके पार्ट बना दिए। उसके बाद जो हमारी हुकूमत बनेगी, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे होंगे वो कौन से होंगे, उनका अलग पार्ट बना दिया गया, किसकी क्या सदा होगी, ये इसका पार्ट बनाया। ठीक है जी जनाब। जी जनाब, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई बताया जनाब पाकिस्तान का 1947 से 1973 का कौन सा आइन था, और जो अब चल रहा है 73 से प्रेजेंट, वो कौन सा है? एनीवन? मैंने बताया था जनाब लास्ट में। वेरी गुड, 1947 से लेकर 1973 तक जनाब है यूनिकैमरल। ठीक है, 1973 टू प्रेजेंट ये है बाइकैमरल। यूनिकैमरल में सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक ही गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्टेज होती है, लाइक दैट कौमी असम्बली है तो सेनेट नहीं है। इसमें बाइकैमरल में क्या होगा, सेनेट भी होगा और कौमी असम्बली भी होगी और सदर भी होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही हाल मतलब ऐवान होगा, लाइक दैट सेनेट हो सकता है या कौमी असम्बली हो सकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जो होता है
उसके अंदर बाई कैमरल सिस्टम होता है। ठीक हो गया। लेजिस्लेटिव जो होती है ना, लेजिस्लेटिव कहते हैं आइन साज, मतलब लाइक दैट मैं कहूँ कि जनाब जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत को सारे बंदे मानते हैं ना हुकूमत है, अगर नहीं मानते तो मतलब आइनी हुकूमत नहीं है। अगर वो हुकूमत पूरे आइन के मुताबिक आके बैठी हुई है, या लाइक दैट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप जो है पीपीएससी का टेस्ट पास करते हैं और टेस्ट पास करने के बाद जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर लग जाते हैं, आपकी नौकरी हो जाती है, क्या आपने कोई बेईमानी की है? नहीं की ना, आप थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से सिलेक्ट हुए हैं ना। क्या ये जो कानून असम्बली हमारी बैठी हुई है, असम्बली होती है कानून साज असेंबली, कानून का मतलब है असम्बली क्यों बनाई जाती है? असम्बली का मकसद था कानून बनाना, कानून के मुताबिक लोगों को चलाना। लाइक दैट एक इंसिडेंट हो गया, लाइक दैट ये जो फैसलाबाद में पितांग वाला इंसिडेंट हुआ, अब असम्बली बैठेगी जनाब, ये जो पितांग वाला प्रॉब्लम है ना ये बढ़ता जा रहा है, तो एक बिल पास किया जाए जी जनाब, अब जो इसकी डेथ होगी तो उसकी सजाए मौत होगी, जो भी इसकी वजह बनेगा। तो एक इसको हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असम्बली। ठीक है, कानून साहब। मार्शल आज होती है, ये मार्शल आज जब लग जाता है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहती। जी जनाब, अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन?